पहाड़ों के किनारे बसा कैलाशपुर नाम का एक गांव था। जनवरी का महीना था। कड़ाके की ठंडी हो रही थी, लेकिन बिरजू के लिए यही मुसीबत नहीं थी। बिरजू के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बिरजू अपने हाथों से जब कफन उठाया तो देखा और जोर जोर से रोने लगा। बिरजू के सामने उसकी पत्नी की लाश रखी हुई थी। खेत में मजदूरी कर रही उसकी पत्नी को सांप के काटने से खेत में ही तड़प तड़प कर जान गंवा बैठी थी। हे भगवान, ये तूने मुझ करीब के साथ ऐसा अन्याय क्यों किया? तुझे हमारी तकलीफें दिखाई नहीं देती है क्या, जो तूने हमें इतना बड़ा दुख दे दिया? मैं अपनी इन दोनों बच्चियों को कैसे पालूंगा? बिरजू की 2 बेटी थीं, एक 6 साल की थी और बड़ी बेटी 7 साल की थी। पत्नी की मृत्यु के बाद दोनों बेटियों की जिम्मेदारी बिरजू के ऊपर आ गई थी। सहारे के नाम पर बिरजू के पास छोटी मोटी सब्जियों की दुकान थी। बिरजू सब्जी बेचकर अपनी दोनों बेटियों का पालन पोषण किसी तरह करता था। एक दिन बिरजू के पास मुखिया की पत्नी कुंती आई। सुनो बिरजू, सुधा मुझसे 5,000 रुपए उधार ली और बोली थी काम कर करके एक एक पाई लौटा दूंगी, लेकिन उससे पहले सुधा मर गई। तो तुम मुझे मेरे पैसे लौटा दो। कौन सा कर्ज? कैसा कर्ज? मुझे तो सुधा ने कुछ नहीं बताया था इसके बारे में। सुनो बिरजू, ज्यादा होशियारी मुझसे मत दिखाओ। तुम्हें सब पता है, सुधा ने घर बनवाने के लिए मुझसे 5,000 रुपए ली थी। लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है अभी। आप थोड़े दिन रुक जाइए, मैं धीरे धीरे करके आपका कर्ज चुका दूंगा। बिरजू के कहने पर मुखिया की पत्नी वहां से चली जाती है। बिरजू के पास रहने के लिए एक कमरा था, जिसमें वह अपनी दोनों बेटियों के साथ रहता था। धीरे धीरे 1 महीना और गुजर गया। दिन रात बर्फीली हवाएं चल रही थीं। सूरज ने अपना चेहरा दिखाना भी बंद कर दिया था। एक दिन मुखिया जी खुद बिरजू के घर पहुंचे। अरे बिरजू, 1 महीना और गुजर गया, लेकिन तूने अभी तक मेरे पैसे नहीं दिए। तुम लोगों के साथ थोड़ी दया क्या दिखा दी? तुम लोग सर पर चढ़ जाते हो। मेरे पैसे निकाल, पूरे 5,000 अभी के अभी। बेचारा बिरजू मुखिया के सामने अपनी सारी परेशानी बताने लगा और मुखिया जी से मिन्नतें करने लगा। मुखिया जी, आप तो जानते ही हैं कि मेरी पत्नी के जाने के बाद मेरी दोनों बेटियों की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई है। सब्जी बेचकर भी 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ भी नहीं हो पा रहा है। ठंडी गुजर जाने दो मुखिया जी, मैं आपका एक एक पाई चुका दूंगा। क्यों ठंडी गुजर जाने के बाद तेरी लॉटरी लग जाएगी क्या? नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। मेरे पैसे मुझे अभी चाहिए, नहीं तो तुम्हें अपनी दोनों बेटियों को मेरे घर काम करने के लिए भेजना पड़ेगा। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तेरा ये घर में कब्जा कर लूंगा और तू कुछ नहीं कर पाएगा बिरजू। बिरजू रोते हुए मुखिया जी से बोला, ऐसा मत करिए मालिक, मैं अपनी छोटी छोटी बेटियों को काम करने के लिए नहीं भेजूंगा। नहीं तो लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में कि अगर कर्ज चुकाने की औकात नहीं होती तो कर्ज लेता क्यों है। पूरे मोहल्ले में मेरी बड़ी हंसाई होगी अगर मैंने अपनी फूल से बेटियों को काम के लिए भेजूंगा। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, मैं आपका ये शर्त कभी नहीं मानने के लिए तैयार हूं। भले आप मुझे मेरे घर से निकाल दें, कम से कम जहां भी रहूंगा इज्जत की रोटी तो खाऊंगा, लेकिन अपनी बेटियों को मैं काम करने के लिए नहीं भेजूंगा। अगर लोगों की इतनी ही चिंता हो रही है तो मेरा कर्ज चुका दो, नहीं तो ये घर मुझे दे दो। मुखिया जी, ऐसा मत करिए, मुझे कुछ दिन का मोहलत दे दीजिए। इतनी सर्दी हो रही है, अगर मैंने आपको यह घर दे दिया तो हम अपना सर कहां छुपाएंगे। रहम करो मुखिया जी हम सब पर, मैं आपका एक एक पाई चुका दूंगा। लेकिन मुखिया जी के ऊपर तो बिरजू के बातों पर कुछ असर ही नहीं हो रहा था। उसने अपने आदमियों से कहकर उसका सारा सामान बाहर फेंकवा दिया। बिरजू और उसकी दोनों बेटियों को घर से बाहर निकाल दिया। बिरजू अपनी दोनों बेटियों को लेकर चल दिया। इधर मुखिया ने बिरजू के घर पर ताला लगवा दिया। पिताजी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मुखिया जी ने हमें घर से बाहर क्यों निकाल दिया? क्या अब हम अपने घर में कभी नहीं जा सकेंगे? हे ऊपर वाले, अब मैं अपनी दोनों बेटियों की कैसे रक्षा करूंगा इतनी ठंड में? कहीं इन दोनों की तबीयत ना खराब हो जाए। तू बहुत निर्दयी है भगवान, हम गरीबों की तो कभी नहीं सुनता। तभी बिरजू की सबसे बड़ी बेटी ने कहा, पिताजी, मुखिया जी ने हमसे हमारा घर छीन लिया तो क्या हुआ? हम सब मिलकर अपना नया घर बनाएंगे।
बेटी, अपना घर बनाने के लिए हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं और बिना पैसे के हम घर कैसे बनाएंगे? पिताजी, हमें घर बनाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सब मेहनत करके घास फूस से अपना घर बना लेंगे। बिरजू और उसकी बड़ी बेटी पूरे गांव में घूम घूम कर किसी तरह बांस और घास भूस का इंतजाम करते हैं। कुछ देर मेहनत करने के बाद शाम तक उनका घर बनकर तैयार हो जाता है। तीनों लोग उस घर में रहने के लिए चल देते हैं। रात को जब तीनों लोग सोने लगे तो उनकी छोटी बेटी ठंड के मारे रोने लगी। मत रो बेटी, कुछ दिनों की बात है, फिर ये सर्दी का मौसम गुजर जाएगा। लेकिन पिताजी, हमारी झोपड़ी में तो बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है। बाहर की ठंडी कंबल के अंदर आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ठंड के मारे मेरी जान चली जाएगी। प्राची, बस आज रात की बात है, किसी तरह आज सो जा। कल सुबह ठंडी का भी कुछ इंतजाम करेंगे। किसी तरह रात गुजारी। पिताजी, गांव के पास जो तालाब है उसमें अभी थोड़ा सा ही पानी है। हम सब उस तालाब से गीली मिट्टी लाकर उस मिट्टी का अपने घर पर लेप लगा देते हैं ताकि बर्फीली हवाएं झोपड़ी के अंदर न आ सकें। अपने इस घर को मिट्टी का घर बना देंगे। और फिर बाप बेटी ने मिलकर मिट्टी इकट्ठा किया और सुधा अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपनी झोपड़ी के घर पर मिट्टी का लेप लगाने लगी और साथ ही साथ छोटी बहन प्राची और बिरजू भी उसकी मदद करने लगे। और शाम तक उन तीनों ने अपना मिट्टी का घर बनाकर तैयार कर लिया था और इस तरह बिरजू का मिट्टी का घर बनकर तैयार हो गया था। रात होती है और वो सब खाना खाकर लेट जाते हैं। दीदी, मिट्टी का लेप लगाने से अब हमारा घर कितना गर्म हो गया है। अब घर के अंदर ठंडी हवा भी नहीं आ रही है। बेटा प्राची, ये सब सुधा के दिमाग का कमाल है। पिताजी, हमारा मिट्टी का घर दिखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है और इसे बनाने में एक भी पैसा नहीं खर्च हुआ है। हाँ प्राची बेटा, हमारा मिट्टी का घर गांव में सबसे अलग है। किसी ने नहीं सोचा होगा कि मिट्टी से इतना सुंदर घर भी बन सकता है और वो भी बिना एक पैसे खर्च किए। पिताजी, हमारा मिट्टी का घर सभी के घरों से सुंदर और बहुत अच्छा है। दोनों आपस में बातें करते हुए अपनी मिट्टी के घर में सो जाते हैं और दूसरे दिन गांव से आने जाने वाले लोगों ने बिरजू के मिट्टी का घर देखा और आपस में बातें करने लगे। भाई, मिट्टी से कितना सुंदर घर बना लिया इन लोगों ने। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो, वो भी बिना 1 रुपए खर्च किए। भाई, मैंने सुना है इसकी बड़ी बेटी ने अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से इतना सुंदर ये मिट्टी का घर बनाया है। काश सबके घरों में ऐसे ही एक होनहार बेटी रहे ताकि गरीब माँ बाप बेटी को लेकर चिंतित ना रहे। धीरे धीरे बिरजू के मिट्टी के घर की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। दूर दूर से लोग बिरजू के मिट्टी का घर देखने आने लगे। एक दिन बिरजू के घर शहर से एक आदमी आया। बिरजू जी यहीं रहते हैं क्या? हाँ, लेकिन आप कौन? मैं शहर से आया हूँ। सरकार को इस बात की खबर लगी है कि आप लोग मिट्टी से बहुत सुंदर घर बनाते हो। सरकार गांव के गरीबों के लिए इसी तरह के मिट्टी के घर बनवाना चाहती है। इसीलिए सरकार को आप लोगों की मदद की जरूरत है। इस काम के लिए आपको पैसे भी दिए जाएंगे। ये बात सुनकर सुधा बहुत खुश हुई और उसने अपने पिताजी को सारी बात बताई। अरे बेटी, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। हम अपनी तरफ से सरकार की पूरी मदद करेंगे। उसके बाद सरकार की तरफ से बिरजू के गांव के अलावा दूसरे गांव में भी गरीब लोगों के लिए मिट्टी का घर बनाए जाने लगा और ये सब काम सरकार बिरजू को सौंप दी, जिसमें सुधा, प्राची और बिरजू ने अपना पूरा योगदान दिया। सरकार ने गांव में ही नहीं बल्कि शहर में भी मिट्टी के घर बनवाने के लिए बिरजू और उसकी दोनों बेटियों को बुलाने लगे। कड़ी मेहनत और लगन से उन्होंने मिट्टी के घर बनाने में अपना बहुत ही बड़ा योगदान दिया। इस काम के लिए उन्हें अच्छे पैसे भी दिए गए। सुधा बेटी, तुम्हारी मिट्टी के घर की जुगाड़ ने तो हमारी सारी तकलीफों को दूर कर दी है। लोग हमसे मिट्टी का घर बनवाने की डिमांड लेकर आने लगे हैं। अब हमारी गरीबी के दिन भी दूर होने लगे हैं। पिताजी, इसका आधा श्रेय मुखिया जी को जाता है। यदि हमें मुखिया जी घर से बाहर न निकालते तो हमारे मन में मिट्टी का घर बनाने का ख्याल कभी न आता और हम जिंदगी भर उसी एक कमरे में रह जाते। हाँ बेटी, तुम सही कह रही हो। मुखिया जी ने हमें घर से निकालकर हमें हमारी कीमत बता दी है, नहीं तो हम उसी एक कमरे में रह जाते। ऊपर वाला सब देख रहा है,
अगर हम किसी के साथ गलत नहीं करेंगे तो वो हमारे साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। बेटी सुधा, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं।